तो कल मैंने आपको बताया था प्रथम कोटि की अवक्रियाओं के लिए अवक्रिया का वेग, अर्धायु काल और उससे संबंधित प्रश्न। अब अगला बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ अक्सर पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट डाल करके लिखेंगे सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा क्या है साहब? पहले मैं आपको यहां ग्राफ बना रहा हूं, उसका ग्राफ ज्यादातर पेपर में आता है, परिभाषा तो पूछ ले तो आपका भाग्य, छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन ग्राफ इसका अक्सर पूछा जाता है। तो देखो ग्राफ में आपको बना रहा हूं, आराम से पेन कॉपी लेके बनाएंगे इस तरह से। देखो जरा, ये स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा, ये अवक्रिया की गति, और देखो साहब ये यहां से ले रहा हूं मैं, ये क्रियाकारक, और क्रियाकारक के बाद ये गई ऊपर, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हुई और स्थिति फिर एकदम ये कमी हुई। यहां पर लिखेंगे क्रियाकारक, क्रियाकारक, क्रियाकारक में आप ले लो भले H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 ले लो या AB प्लस C ले लो, कुछ भी ले लो, और इधर बनेगा HI, ये संक्रमण अवस्था। अगर आपने यहां AB प्लस C लिया है अथवा, तो यहां पर ये बन जाएगी संक्रमण, ऐसे भी बना सको जैसे तुम्हारी किताब में बन रहा हो। तो किताब को सिस्टम तो ये ऐसे भी बता रहा हूं मैं, कोई अवक्रिया दे दे तो, और नहीं AB वगैरह ले लो तो क्रियाकारक है, कोई से भी हो सकते हैं। और फिर यहां पे लिखेंगे उत्पाद, ये संक्रमण अवस्था हो गया, ये उत्पाद हो गया H2 प्लस I2 ट्वाइस HI, या यहां पर AB में अगर बात करेंगे तो A प्लस BC, इस तरह से। अब देखो यहां से यहां तक ये जो ग्राफ जा रहा है ऐसे, ये यहां से और यहां तक की जो दूरी है ये E1 या EA1 कह लो, इसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं साहब इसको? सक्रियण ऊर्जा। और देखो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की देखो ऊर्जा, जो इसको कहते हैं दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा। और यहां से आप एक लाइन खींच लो और यहां से एक लाइन खींच, ये डेल्टा H एंथैल्पी, ये हो गई आपके एंथैल्पी। तो ये ग्राफ है जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, आपको बड़े आराम से ये ग्राफ बनाना, मैंने भी साफ सुथरा बनाया है, बनाते समय आपको बताया है जिससे कोई गलती नहीं हो। 1 अंक का ये ग्राफ इसमें पेपर में आता है। तो देखो यहां से यहां तक की दूरी EA1, इसको कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, और यहां से लेकर के यहां तक दहली ऊर्जा, और ये संक्रमण अवस्था, ये क्रियाकारक, और ये तुम्हारे उत्पाद। अब आती है सक्रियण ऊर्जा। परिभाषा देखो कैसे करेंगे अपन। परिभाषा क्या है साहब? पहले दहली ऊर्जा की परिभाषा, यानी दहली ऊर्जा क्या है कि वह न्यूनतम अधिक ऊर्जा, क्या है दहली ऊर्जा? वह न्यूनतम अधिक ऊर्जा जो क्रियाकारक अणुओं के पास होना अनिवार्य है। क्या कहा मैंने? वह न्यूनतम अधिक ऊर्जा जो क्रियाकारक अणुओं के पास होना अनिवार्य है, जिससे कि उत्पाद बन सके। क्या कहा? यानी उत्पाद बनाने के लिए भी क्रियाकारकों के पास कुछ ऊर्जा होती है जिससे कि उत्पाद बन सके।
तो वह दहली ऊर्जा की परिभाषा क्या हो गई? वह न्यूनतम आधिक ऊर्जा जो क्रियाकारक अणुओं के पास होना अनिवार्य है जिससे कि उत्पाद बन सके, दहली ऊर्जा कहलाती है। अब ये तो दहली ऊर्जा की परिभाषा हो गई। अब स्थितिज ऊर्जा क्या है? यानी दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा रखने वाले सक्रियण ऊर्जा क्या है? सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा बता रहा हूं। तो जो अणु दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा रखते हैं, दहली ऊर्जा एक ऐसा टारगेट है जिससे कि उत्पाद, जैसे तुम 12वीं में अनिवार्य कर दे साहब, बायोलॉजी में जो 75% लाएगा वही डॉक्टरी की परीक्षा देगा, तो वो दहली ऊर्जा हो गई। 75 से कम वाला ना देगा। समझ गए बात को? ओलंपिक में वही जाए जो 5 फीट की ऊंचाई पे जंप करेगा, तो तुमको घर पे अभ्यास यूं करना हो कि हम 5 फीट कूद सके कि ना, तभी तो तुम बेलेड होगे। वहां की सीमा निर्धारित कर दी जाती है। तो क्रियाकारक अणुओं के पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए जिससे उत्पाद बन सके। तो अब सक्रियण ऊर्जा क्या है? कि दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा रखने वाले अणुओं को ग्रहण करनी पड़ती है। तो वह न्यूनतम आधिक ऊर्जा जो दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा रखने वालों को ग्रहण करनी पड़ती है जिससे कि उत्पाद बन सके, सक्रियण ऊर्जा कहलाती। दोबारा सुनो, ना समझी बात को। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि भाई बायोलॉजी में या गणित में जाके 75% होंगे, वो IIT की परीक्षा देंगे। अब 75 तो हो गई दहली ऊर्जा। अब आते कम वाले जैसे काय की 60 है, 65, तो उनको इतनी और लेनी है। कहाँ से लेनी है? अब ये वो जाने कोई जुगाड़ लगाना हो का करना हो, जो कुछ करना है वो 60, अगर 60 है तो 75 ले, 15 और चाहिए। तो ये जो 15 है ये सक्रियण ऊर्जा है। तो क्या कहा मैंने? दोबारा से सुने, वह न्यूनतम आधिक ऊर्जा जो उन अणुओं को ग्रहण करनी पड़ती है जिनकी ऊर्जा दहली ऊर्जा से कम है। तो वह न्यूनतम आधिक ऊर्जा जो दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा रखने वाले क्रियाकारक अणुओं को ग्रहण करनी होती है जिससे कि उत्पाद बन सके, इसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो देखो साहब, हमने अभी अभी बताया AB + C, ये इस पे टक्कर करेगा आपस में। ये क्रियाकारक अणु है, ये क्रियाकारक अणु, ये दोनों क्रियाकारक अणु टक्कर करते हैं। ये टक्कर करी। अब टक्कर कैसी होनी चाहिए? टक्कर इस प्रकार होनी चाहिए, यानी प्रभावी संघट्ट होना चाहिए। मैंने आपको अवक्रिया वेग में ये बात पढ़ाई थी कि जो टक्कर हो वो टक्कर कैसी होनी चाहिए? वो प्रभावी होनी चाहिए जिससे कि ऊर्जा उत्पन्न हो और ये आपस में ऊर्जा का ट्रांसफर कर ले, ऊर्जा को ग्रहण कर ले। यानी अगर आपने यो टक्कर कराई है ना, ऐसे नहीं, वो सक्रिय नहीं हुई। टक्कर इस तरह से होनी चाहिए कि वो संघट्ट प्रभावी हो, और संघट्ट प्रभावी हो तो इन दोनों के मध्य कैसा संघट्ट होना चाहिए जिससे कि इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाए जिसे ग्रहण करके वो अपनी ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर कर ले और उत्पाद में बदल जाए। तो उस संघट्ट को, यानी कि वो प्रभावी संघट्ट क्या है कि क्रियाकारक अणु इस प्रकार टक्कर करें, इस प्रकार विन्यास में आपस में सामने आमने आए जो कि उत्पाद बना सकें। उनकी टक्कर से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो जिससे उत्पाद बन जाए, वो दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उत्पन्न कर ले। तो देखें जरा, ये दोनों आपस में टक्कर करेंगे तो ये बंध ढीले होंगे, तो A से B दूर जाएगा और C पास आएगा। इसको कहेंगे संक्रमण अवस्था। इसको क्या कहेंगे हम? संक्रमण। और फिर ये ढीले ढाले बंधों वाली संक्रमण अवस्था बनती है, माध्य स्पीशीज बनती है, और ये टूट करके उत्पाद देती है A + BC। एक ही लाइन में लिखना है इसको, मेरा इधर चित्र बना हुआ है इसलिए मैंने नहीं लिखा है। तो क्या रहा सा, जब क्रियाकारक अणु आपस में दूर दूर होते हैं तो इनकी ये स्थायी होते हैं
और इनकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। लेकिन जब ये पास पास आते हैं, क्रिया का ये दूर है तो मोते कोई लेना देना ना, मोते को तो झगड़ो काहे को होएगो, तो ये स्थायी होते हैं, मस्त होते हैं अपने। लेकिन जब इनको पास पास लाया जाता है तो टक्कर कराई जाती है, तो इनमें प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण होने से इस प्रतिकर्षण को संतुलित करने के लिए गतिज ऊर्जा का मान स्थितिज ऊर्जा में बदलने लगता है, और स्थितिज ऊर्जा का मान देखो बढ़ने लगता है, और बढ़ करके उच्चतम हो जाता है, और ढीले ढाले बंधों वाले संक्रमण अवस्था बनती है, जो फिर टूट करके उत्पाद देती है, और स्थितिज ऊर्जा में देखो एकदम कमी हो जाती है। तो ये सक्रियण ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया। कैसे बताया कि जब क्रियाकारक अणु दूर दूर होते हैं तो ये स्थायी होते हैं, इनकी स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। लेकिन जब इनको पास लाया जाता है तो इनमें प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण के कारण इस प्रतिकर्षण को संतुलित करने के लिए जो गतिज ऊर्जा का मान है वो स्थितिज ऊर्जा में बदलने लगता है, और स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है और अधिकतम हो जाता है। ये ढीले ढाले बंधों वाली संक्रमण अवस्था बनती है, फिर इसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है और उत्पाद बनता है। तो तीन बातें इसमें हुई। सक्रियण ऊर्जा के केस में तीन बातें आपके सामने आई। पहले क्रियाकारक अणु टक्कर करते हैं, टक्कर करके सक्रिय होते हैं, फिर सक्रिय अणु टकरा करके सक्रियत संकर बनाते हैं, और सक्रियत संकर इसको क्या कहेंगे, सक्रियत संकर, जो टूट करके उत्पाद देता है। तो ये बात हमने आपको सक्रियण ऊर्जा, दहली ऊर्जा के बारे में बताया, और उससे संबंधित हमने ग्राफ बताया। अब मैं आपको हेडिंग डालें, अवक्रिया वेग पर उत्प्रेरक के प्रभाव का ग्राफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये दोनों ग्राफ ही आ जाते हैं पेपर में, तो इंपॉर्टेंट डाल करके लिखेंगे। ये तो सक्रियण ऊर्जा का ग्राफ है जो इंपॉर्टेंट आपने VQIMP। और अब दूसरा मैं बता रहा हूं आपको अवक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव, यानी उत्प्रेरक आलेख आप बनाएंगे। तो यहां पे देखो अवक्रिया की गति, ये स्थितिज ऊर्जा हो गई, और देखो ये क्रियाकारक, ये संक्रमण अवस्था, ये उत्पाद, और फिर यहां से क्रियाकारक, ये यूं और ये उत्पाद। ये बिना उत्प्रेरक के, जब उत्प्रेरक अनुपस्थित है तो देखो इसकी सक्रियण ऊर्जा कितनी आ रही है, यहां से यहां तक आप देख रहे हैं EA1, और E उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति, और यहां सक्रियण ऊर्जा देखो कितनी आ रही है, EA2। ठीक, तो आपको आलेख से स्पष्ट हो रहा है कि बिना उत्प्रेरक के, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप इंपॉर्टेंट डाल करके लिखें, अवक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव, इसका आलेख है, इंपॉर्टेंट आलेख है कि उत्प्रेरक क्या कर देता है। तो मैंने जब ये बिंदु बताया था आपको, जब रासायनिक अवक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक आपको पढ़ाए थे, उस समय ये बात बताई थी, ये सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, यानी उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अवक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते। तो ये क्या क्रिया कारकों के लिए स्थान देते हैं, पृष्ठ उपलब्ध कराते हैं, आओ यहां बैठो क्रिया करो।
तो उत्प्रेरक क्या काम करता है, ये क्रियाकारक अणुओं के लिए स्थान प्रदान करते हैं, जिससे क्रियाकारक अणु टक्कर करते हैं, सक्रिय होते हैं, और जितने सक्रिय संकर होंगे उतनी ही सक्रियण ऊर्जा का मान ये कम कर देते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा का मान यहाँ पे देखो आलेख में आपने बनाया, यहाँ पे क्रियाकारक और ये उत्पाद। तो सक्रियण ऊर्जा देखो बिना उत्प्रेरक के है तो देखो सक्रियण ऊर्जा का मान ज्यादा है, और उत्प्रेरक की उपस्थिति है तो सक्रियण ऊर्जा का मान देखो यहाँ पर कैसा हो गया है, कम। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति क्रियाकारकों की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देगी। जब सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा, मैंने बताया अगर परसेंटेज को 75 से कम कर दें तो बहुत सारे बच्चे उसमें भाग लेंगे, तो क्रियाकारक अणु क्रिया में अधिक भाग लेंगे। जब अधिक भाग लेंगे तो क्या होगा, उत्पाद अधिक बनेगा। तो उत्प्रेरक का प्रभाव आपको मैंने समझाया, ये आलेख है उत्प्रेरक का, इसको अपन इसमें बता सकते हैं। तो दो बातें मैंने आज आपको बताई, सक्रियण ऊर्जा के बारे में बताया और फिर उसका आलेख बताया, और फिर दूसरा मैंने आपको उत्प्रेरक का प्रभाव बताया। अब अगली हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों टॉपिक आज जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आता है। तीसरी बात, अवक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, अवक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव। अवक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सक्रियण ऊर्जा वाला भी, उत्प्रेरक, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं इसके। और या वेग स्थिरांक का तापाश्रय, दूसरी हेडिंग। या तीसरी बात, ताप गुणांक। तो ताप गुणांक बराबर के टी प्लस 10 डिग्री बटे के टी 0 डिग्री बराबर 2 व 3 के मध्य, बराबर 2 व 3 के मध्य। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूं अवक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, अवक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। तो देखें जरा, चेक करें इसको कि आप जानते हैं ताप का प्रभाव अवक्रिया के वेग पर पड़ता ही पड़ता है, निश्चित है। चाहे अवक्रिया ऊष्माक्षेपी हो, चाहे अवक्रिया ऊष्मा सूची, यानी अगर ताप बढ़ाएंगे तो अवक्रिया का वेग बढ़ेगा, और ताप कम करेंगे तो अवक्रिया का वेग कम होगा। तो अगर इस बात को विभिन्न प्रयोग करके देखा गया तो क्या पाया, एक ही ताप पर किसी अवक्रिया, एक अलग अलग तापों पर अवक्रिया को देखा गया तो क्या पाया गया कि अवक्रिया की कोटि तो अपरिवर्तित रहती है, लेकिन वेग स्थिरांक का मान बदल जाता है। यानी ताप बढ़ाने पर अवक्रिया के वेग में जो परिवर्तन होता है वो वेग स्थिरांक के रूप में होता है, और अगर ताप 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो वेग स्थिरांक का मान 2 से 3 के मध्य हो जाता है, यानी दुगना हो जाता है। तो क्या ताप गुणांक क्या हो जाएगा, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप गुणांक का मान के टी प्लस 10 बटे के टी 0 2 से 3 के मध्य में हो जाता है। यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग स्थिरांक के अनुपातों को हम किसके क्या कहते हैं, ताप गुणांक के बराबर होता है। इसका मान 2 से 3 के मध्य होता है।
तो ताप गुणांक की परिभाषा क्या हो गई? वेग स्थिरांकों का अनुपात कब? 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को हम ताप गुणांक कहते हैं। इसका मान 2 से 3 के मध्य में होता है, यानी लगभग दुगना, यानी ताप बढ़ाने से ये वेग स्थिरांक का मान लगभग दुगना हो जाता है और ताप का प्रभाव अवक्रिया के वेग पर पड़ता है। ताप बढ़ाओगे अवक्रिया का वेग बढ़ेगा, ताप कम करोगे अवक्रिया का वेग कम होगा। धन्यवाद। अगला लास्ट वीडियो इस पार्ट का हम अगले नेक्स्ट उसमें 2 टॉपिक उसमें रहें, एक तो आर्हेनियस का समीकरण और एक टक्कर सिद्धांत, जिसे हम अगले वीडियो में आपको, तो ये पार्ट आपका संपन्न हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।